नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरिंदर शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में चर्चा है राज्य के राजनीतिक हालात पर और उसमें कांग्रेस इन पूरे हालात को किस तरह से देख रही है। क्या कांग्रेस किसी बड़ी भूमिका के तहत सामने आ सकती है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान हैं गुलाम अहमद मीर साहब, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस इकाई के और मंत्री भी रहे हैं पिछली सरकारों में। मीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मीर साहब, क्या माना जाए कि जो राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी, 10 महीने वो चली, अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, उसके बाद फिर से दोनों दलों में गठबंधन नहीं हो पा रहा। पहली बात तो ये कि मौजूदा हालात पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जो इस वक्त के हालात है रियासत में, जो सियासी हालात है, ये बदकिस्मती है कि जो लोगों को ये हालात नहीं देखने चाहिए थे जो उनको देखने को मिल रहे हैं। चूँकि आपने खुद भी बताया कि इस रियासत में 2014 दिसंबर में चुनाव हुए, लोगों ने अपना मैंडेट दिया। आया तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट, किसी पार्टी को कोई फुल मेजॉरिटी नहीं मिली और फिर उस वक्त के हालात के हिसाब से सरकार बनने से पहले हमने भी और भी कई पार्टीज़ ने अपना अपना इजहार ख्याल किया किसको किसके साथ जाना चाहिए, किस तरह से स्टेट का जो कंपोजिशन है उस हिसाब से कैसी सरकार होनी चाहिए थी, इसकी कल्पना कई लोगों ने की। बट अल्टीमेटली जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीडीपी बन के उभरी थी, तो उनकी लीडरशिप ने सारी चीज़ों को सुनने के बाद में जो रास्ते उनके पास अवेलेबल थे, तो उन्होंने 67 दिन लगाने के बाद में अपना एक रास्ता तय किया और इख्तियार किया और फैसला लिया कि पीडीपी और बीजेपी को, चूँकि एक कंफर्टेबल नंबर्स भी थे और जिस तरह का मैंडेट था शायद वो भी जहन में रखा होगा, एक सरकार बनाई और एक एजेंडा ऑफ अलायंस लोगों के सामने पेश किया। अदरवाइज़ दोनों पार्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे, डिफरेंट सोच के लोग थे। एक दूसरे के ख़िलाफ़ उन्होंने अपने अपने रेस्पेक्टिव वोटर्स को जितना कुछ बोल सकते थे वो उन्होंने चुनाव में वोट हासिल करने के लिए कहा था, मगर उस सब को दरकिनार करने के बाद में सरकार में बैठने के लिए एक एजेंडा तैयार किया और आए। ठीक है, जमहूरी तरीके से बनता है, बना लिया। 1 तारीख को 1 मार्च 2015 को उनकी सरकार बनी और 2 मार्च 2015 हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक तब्दीली आई और जिसके तहत मुझे एक जिम्मेदारी मिली पार्टी को इस पीरियड में निकालने की। और मुझे जहाँ तक याद है कि 2 तारीख के दिन से ही लगातार 10 महीने रियासत के कोने कोने में हम गए और जगह जगह पर हमने कहा कि ये अलायंस चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं है जहां इनकी सहमति बन रही हो। ये अलग बात है, एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत में कुछ लॉलीपॉप रियासत के को दिखाए गए और इसमें अगर एक कॉमन पॉइंट था वो था मुफ्ती मोहम्मद सईद का सियासी कद। वो एक शायद चीज़ था कि जो इनको आपस में लेकर चल सकता था, हम भी वो समझते थे। बाकी 10 महीने में रियासत के लोगों ने देखा लगातार कि ये एक शेप की सरकार नहीं थी। अगर कश्मीर के साइड में कोई मामला होता था तो उसको इधर डाइजेस्ट नहीं किया जाता था, इधर कोई बात होती थी तो उसको उधर डाइजेस्ट नहीं करता था, तो इसलिए एक कंपोजिट सरकार नहीं दिखाई दे रही थी। अनसर्टेनिटी और कियास इसमें ऑल टाइम बना रहा। लीडरशिप कहाँ है, ये किसके डायरेक्शन पर चल रहे हैं, वो कुछ भी साफ जाहिर नहीं था लोगों के पास, जिसकी वजह से लोग पहले दिन से ही महसूस करने लगे कि ये सरकार परफॉर्म नहीं कर पाएगी। खैर एनीहाउ, तो भी हमने सोचा अभी कम टाइम हुआ, टाइम मिलना चाहिए, लोगों को भी समझ आनी चाहिए और इनको भी ये मौका
मिलना चाहिए कि भैया हमें एक मिनिमम mandate टाइम मिला जब तक हम रिजल्ट दे पाएँ। उस बीच में जो हालात हुए हैं मुफ्ती साहब के न रहने के, तो उसके बाद में भी जो अभी तक 20 दिन से ये तलातुल बना हुआ है, एक अनसर्टनिटी बनी हुई, ये अपने आप का पहला किस्म का एग्जाम्पल है रियासत में। यूं तो देश के बड़े बड़े नेता कुर्सियों पर, प्रधानमंत्री चेयर पर दुनिया से चल बसे, इंदिरा जी का इमीडिएट हवाला है, जो कुर्सी है वो खाली नहीं छोड़ी जाती। जहाँ ये शख्सियात किसी बेटे के माँ होती है, किसी बेटी का बाप होता है, वहाँ ये देश की भी प्रॉपर्टी होती है, एक जिम्मेदाराना जगह पर होती है। तो वहाँ परिवारों ने और पार्टियों ने देश की जिम्मेदारी, प्रदेश की जिम्मेदारी भी संभाली, और जो दुख होता है वो हर एक को होता है। ये पहला मौका है कि मुफ्ती साहब के न रहने के बाद में जो ये खला है, ये शायद आने वाली हिस्ट्री में दोहराया जाएगा, और ये रियासत के सेहत के लिए ठीक नहीं है। और हमने लगातार बराबर 15 दिन से कहा कि ये जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की, जो एक एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत आ चुके हैं और एक अलायंस उन्होंने बनाया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और उसमें मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो स्टेट में भी हिस्सेदार बने हैं और नेशनल लेवल पर भी उनकी गवर्नमेंट है, देश का प्रधानमंत्री उनका है। क्या और ये एक सेंसिटिव स्टेट है, इसमें इस तरह की लापरवाही के साथ चलना, मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई जिम्मेदाराना रोल। ये आपकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी और पॉलिटिकल सूझबूझ के अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि आखिर परेशानी कहाँ है दोनों दलों में, क्यों फिर से वो गठबंधन नहीं हो पा रहा? हालांकि पहले भी काफी ज्यादा एक मैराथन बैठकें हुई। सुरेंद्र जी, परेशानी यही है कि जो हम 10 महीने कहते आए, अब ये दोनों पार्टीज अपनी अपनी जगह पर अपनी कोटरीज में वही चीज कह रहे हैं। हमने खुलेआम पब्लिक के सामने कहा कि इसका कोई मेल नहीं, इनका कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं, इनका कोई पब्लिक के हित के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। ज़रूर जो रियासत की तकलीफ़ें हैं, फाइनेंशियल दिखते हैं, चूँकि हम गरीब स्टेट है, उसमें हर सरकार ये चाहती है कि दिल्ली से हमें मदद मिले। शायद ये भी एक रीज़न रहा होगा कि वो दो पार्टी मिलकर दिल्ली के दरवाजे को देखकर बैठे थे, मगर वो भी 10 महीने देखा, बड़ा पब्लिसाइज्ड था जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज, और वो जो पैकेज भी जब आकर देश का प्रधानमंत्री रियासत में आकर यहाँ पर अनाउंस किए, उसके ब्रेकअप्स जब निकले, तो जो उसके पहले मुस्तहिक लोग थे, जिनको पहले मदद की ज़रूरत थी, वो उसमें हाथ खड़ा होते हुए दिखाई दिए। जैसे फ्लड विक्टिम्स, पूरे रियासत में तबाही मची, और अगर किसी और प्रदेश में हुआ होता तो पूरा देश हाथों पर लेने के लिए आता। और तब की सरकार ने बाज़ाब्ता असेसमेंट करके 44,000 करोड़ रुपए हमने उस वक्त मांगा, और उसको ज़रा सा भी ध्यान न दे करके 2000 और 2500 के आसपास में वो 44,000 का प्रोग्राम गोल किया गया। यानी क्या ये कुछ पैरामीटर्स हैं कि जैसा कांग्रेस या आपके बयान कई बार हमने सुने, आप शुरू से कहते रहे कि ये अनहोली अलायंस है, ये बात है। दूसरी ये कि केंद्र से कितना राहत मिली है जम्मू कश्मीर को, पीडीपी ने ये भी बातें कही कि उसको हम रिव्यू करेंगे कि हमारे लिए कितना सार्थक हुआ सरकार बनाना या बीजेपी के साथ सरकार बनाना। क्या ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग अब दोनों पार्टियां रिव्यू कर रही हैं कि वाकई में जो डेवलपमेंट का नारा दिया गया, जो बेटर कम्बिनेशन का नारा दिया गया, क्या वो सही साबित हुआ भी कि नहीं हुआ, उसको रिव्यू किया जा रहा है, या कुछ और पहलू हैं या कुछ और मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ये सरकार नहीं बनी? पहलू सुरेंद्र जी, डेवलपमेंट का भी ज़रूर रिव्यू हो रहा है। जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो इनको वादे दिए गए थे, उसको भी ये ज़रूर दोनों को असेस करना भी चाहिए, और जो वो कर भी रहे हैं। और पीडीपी जिस तरह से कह रही कि हम असेस करेंगे, अगर असेसमेंट क्या वो हमसे मांग ले तो उनको तो बिग ज़ीरो मिला, चूँकि जो ये 80,000 का टंडूरा पीट लिया गया, तो ये तो उसमें करीब 40-45 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट वो उन्होंने फिगर आउट कर दिए जो ऑलरेडी यूपीए सरकार ने दिए हुए, चाहे वो नेशनल हाईवे के पैसे हैं, चाहे वो टनल्स के पैसे हैं, चाहे वो जम्मू सर्कुलर रोड की बात है, चाहे वो श्रीनगर सर्कुलर रोड की बात है, चाहे वो जम्मू अखनौर रोड की बात है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए बाय एंड लार्ज
उसमें से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, या इसी तरह से जो डिपार्टमेंटल सेक्टर वाइज है वो तो 5 साल के अंदर इससे ज़्यादा हम सेंट्रल गवर्नमेंट से उठाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें हर साल करीब 8 से 9 हज़ार करोड़ हम उठाते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। अब इन्होंने क्या किया, पैकेज कम पैकेजिंग ज़्यादा उसको कर दिया। जो 6 साल इस रियासती सरकार को नॉर्मल तरीके से भी मिलना था, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, टूरिज्म में, R&B में, सेंट्रल स्कीम्स में, उसको उन्होंने 6 साल का कैलकुलेट करके इकट्ठे एयर मार्क करके कह दिया ये आपको दे रहे हैं। उसमें नया चीज़ कोई नहीं है। अगर हम 6 साल अपने प्रोग्राम भेजेंगे उससे ज़्यादा हमको मिलना है। तो वो भी इस वक्त, ये पार्टी भी और वो भी। अब एक चीज़ को ये अभी तक जो आपने देखे होंगे आपके चैनल के माध्यम से भी, जो उनके स्पोक्समैन आते कि डेवलपमेंट ऐसा कभी 30 साल से नहीं हुआ क्या, इन्होंने एक डिपार्टमेंट को मॉर्टगेज करके रख लिया। जो मैग्डमाइजेशन की बात इन्होंने पीछे छेड़ी थी, तो वो इन्होंने 3 साल तक के लिए जो R&B महकमे का जो मैग्डमाइजेशन होता था वो एट ए टाइम उठाया, और कॉन्ट्रैक्टर्स को जिनसे वो काम लिया उनको कहा 3 साल के बाद में हम ये पैसा देंगे। तो दैट इज़ नॉट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ये होता है एक हाथ दे एक हाथ ले, आप ये काम करो, मेरे पास ये पैसे हैं, ये ले लो। अगर वो इन एडिशन टू देयर ओरिजिनल प्रोग्राम होता तो हम उसको ज़रूर वेलकम करते। चलिए, जो इस समय जो हालात है रियासत के, पॉलिटिकल सिचुएशन है, कांग्रेस अपनी भूमिका को किस तरह से देख रही है? कांग्रेस को 2014 में लोगों ने अपोजिशन का रोल दिया है, क्योंकि जनता सबसे सुप्रीम होती है। जनता जो अपने हाथ से ठप्पा मारती है, जिस पार्टी को जो रोल देती है, ज़्यादा अक्लमंदी है कि वो पार्टी उस जनता के दिए हुए रोल को बखूबी निभाए। और हम संजीदगी के साथ में, हम कोई न पहले न बीच में न आज न आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी कोई सरकार में बैठने के लिए कोई उछल कूद करी। हमने बहुत किया, हमारे खाते में बहुत चढ़ा, करे कोई तो ब्लेम हम पर आती थी। आज हम बहुत इत्मीनान के साथ बैठे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता देखे समझे। आज तक ज़्यादातर टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रूल किया। हमें जब जब नेशनल इंटरेस्ट में, स्टेट इंटरेस्ट में कांग्रेस को रोल प्ले करने की ज़रूरत पड़ी, हमने किया। और मगर एलिगेशन हम पर आती थी। हमको जब नेशनल इंटरेस्ट दिखाई दिया एक सेंसिटिव स्टेट का, हमने 2002 में PDP के 16 मेंबरों को, जबकि जमहूरियत में बड़े पार्टी को बड़ा रोल मिलना था, हमारे तकरीबन अलाइज समेत कांग्रेस के एग्रीमेंट में मोर देन 35 पीपल थे। और उसके बावजूद एक बड़ा इंटरेस्ट था कि स्टेट में हालात बेहतर हों, स्टेट में अमन कायम हो। उसके लिए PDP नवज़ादा पार्टी थी, 16 मेंबर लेकर आई थी। मगर उनकी क़यादत तब भी यही नज़रिया गया कि मुफ्ती साहब उस 16 ग्रुप को लीड करते हैं, क्यों ना हम 16 मेंबर के बुनियाद पर भी इनको चीफ मिनिस्ट्री दें, 3-3 साल का दें। और उसके बाद कांग्रेस के 3 सालों में क्या मिला वो प्रदेश के लोगों के सामने है। फिर 2008 में चुनाव हुआ, स्टेट के लोगों ने मैंडेट दिया और एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो आए हुए नंबर्स थे वो कंफर्टेबल थे, बिना किसी हॉर्स ट्रेडिंग के, बिना किसी पकड़ दकड़ के एक कंफर्टेबल सरकार बन रही थी। हमने चुनाव अलग अलग लड़ा था, मगर एक पोस्ट पोल अलायंस करके हमने 6 साल बराबर सरकार दी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अगर कुछ कमी पेशी आई वो हमारी अलायंस पार्टनर की तरफ से आई, मगर हमने एक बड़े भाई का रोल निभाया, देश में प्रदेश में एक अमन क्रिएट करने का, एक माहौल पैदा करने का। आपको नहीं लगता कि इस समय जो हालात हैं स्टेट के, एक संवेदनशील हालात हैं, उसके मुताबिक कांग्रेस का रोल बढ़ जाता है? तो डेफिनेटली अभी तक का रोल है, अभी तक का कांग्रेस का बड़े भाई का रोल है टू वॉच एंड वार्ड। वो हम बराबर रखे हुए हैं, हम कहीं आंख बंद करके नहीं बैठे हैं। हम बराबर सिचुएशंस पर नज़र रखे हुए हैं कि जो बड़े पार्टियों का बड़ा अलायंस है, कुछ तो वो बोले, उनके म्यादे में है क्या? कल तक जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी चिलचिलाहट के साथ हर छोटे बड़े चीज़ को तो बड़ा वो फ्लेयर अप करके चलते थे, आज वो खामोश क्यों है?
आज वो प्रदेश में भी हिस्टोरिकल जीत उनको मिली, 28-25 मेंबर मिले, और देश में भी उनकी सरकार है जो बड़े बड़े विदेशों में घूम रहे हैं, तो वो एक छोटे से प्रदेश में लेकर अपनी क़यादत नहीं दे पा रहे। क्या ग्रैंड अलायंस का फार्मूला भी कांग्रेस के दिमाग में अभी भी है? नहीं, उसके तहत ऐसा भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल, अभी आप सुरेंद्र जी ये मान लीजिए वो जो अलायंस वाला पोर्शन है या टू बिकम पार्ट ऑफ सरकार, वो पोर्शन दिमाग का एक हिस्सा जो होता है वो हमने फिलहाल ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि हमारी बारी नहीं है। हम 12 मेंबर लेकर हाउस में हैं, हमारी किसी साइड भी कोशिश करने से न बनती है न हमको बनाना चाहिए। उससे ज़्यादा बेहतर है, उससे ज़्यादा बेहतर है साहब, जब रिजल्ट्स आए वो तो तब भी नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी पार्टी के कद्दावर नेता आज़ाद साहब की तरफ से ग्रैंड अलायंस का फार्मूला दिया गया। मैंने पहले ही आज भी एक ऑप्शन तो है आपके पास ग्रैंड अलायंस। मैंने पहले ही एग्री किया कि उस वक्त के हालात के मुताबिक हर एक पार्टी ने या पार्टी के किसी न किसी कदावर लीडर ने अपना व्यू पॉइंट सामने रखा पब्लिक डोमेन में, और आज उसका वैल्यू है। आज उसका वैल्यू है जो आज से 1 साल पहले हमारी पार्टी या हमारी क़यादत ने कोई ऑफर दी थी, उसका आज वैल्यू है। तो आपको लीड करना चाहिए इस समय। आज स्टेट आप खुद मान रहे हैं कि एक सेंसिटिव स्टेज में है। तब से आज तक जो सियासी हालात बदले हैं, और अभी आपको जहन में होगा पीडीपी के तर्जमान एला ने अभी किसी एक स्टेटमेंट में कहा कि पीडीपी और बीजेपी ने एक एजेंडा ऑफ अलायंस के बुनियाद पर सरकार देने की कोशिश की, और वो एजेंडा ऑफ अलायंस जो है वो हमारे लिए आज भी मुकद्दस पेपर है, मुकद्दस डॉक्यूमेंट है। और आप इस मुकद्दस वर्ड का अपने टीम में से ज़रा मीनिंग निकलवा दीजिए। जब एक तरफ एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट की जिक्र होती है तो उससे तो साफ जाहिर होना चाहिए कि एक तरफ अगर मुकद्दस डॉक्यूमेंट बना हुआ है, मुकद्दस एक कंपल्शन होती है, फिर आपको उसको फॉलो करना है। तो अगर वो चीज़ उनके मन में है, दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ द स्टेट एंड द पीपल। नहीं, 2 चीज़ें तो आप मीन साहब मान रहे हैं कि एक तो लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, दूसरा यह है कि स्टेट इस समय बहुत सेंसिटिव स्टेज में है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को फिर ग्रैंड अलायंस के लिए लीड करना चाहिए आगे आकर? क्यों? पहले वो लोग जो ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, अभी कहाँ पर आपको मैसेज आई कि उसी का तो मैं काउंटर आपको जवाब दे रहा था। एक पार्ट ने कह दिया कि हमारे लिए मुकद्दस पेपर है, तो मुकद्दस पेपर जब है तो उसमें कांग्रेस रोल क्यों ढूंढे? भारतीय जनता पार्टी पहले जब कोई क़यादत की चेंज हो रही थी, हो सकता है तब भी सेहत के बुनियाद पर मुफ्ती साहब को थोड़ा राहत देने के लिए उनकी साहिबजादी को बनाने की बात थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडरशिप ने, स्टेट लीडरों ने ये तक कह दिया पब्लिक डोमेन में कि मुफ्ती साहब के बाद अगर किसी और को बनाते हैं तो हम 3-3 साल का डिमांड करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज की डिमांड करेंगे। वो तो पब्लिक डोमेन में है ना, कोई मेरे कान में तो बोला नहीं, पब्लिक के सामने कहा। आज जब ये सिचुएशन आई तो उनके बदले हुए स्टेटमेंट आ रहे हैं। पहले तो स्टेट यूनिट को शायद सेंट्रल यूनिट ने तो टोटली मतलब वो गला बंद करके रखा, तो उसमें ये कह रहे हैं कि हम तो सरकार में बैठने के लिए कोई भी कंडीशन, कोई भी सूरत में जाने के लिए तैयार है, हमारी कोई रिकंडीशन नहीं है। तो ये चीज़ें, ये चेहरे लोगों के सामने तो क्लियर होने चाहिए ना, कि जो पहले के इनके पहले जो चुनाव में इनका एजेंडा था वो सरकार के लिए बदला, फिर सरकार में बैठने के बाद अगर थोड़ी लीडरशिप में चेंज आती है तो हमारा ये मौक़िफ़ रहेगा। अब जब वो मौका भी आया तो उनके मौक़िफ़ बदल गए। तो इसलिए एक नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हम उसका भी वाच रखे हुए हैं कि अब वो कौन कौन सा मौक़िफ़ बदलेंगे, कौन कौन सा तरीका बदलेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको पूरी तरह से समझे। जम्मू के खासकर जो उनके वोटर है वो उनको असेस कर सकें। तो लिहाजा वो सिचुएशन है इस वक्त वाच करने की। सेम टाइम कश्मीर में जहाँ पीडीपी बड़ी मेजॉरिटी लेकर आई, उनको भी उनके एक एक लफ्ज़ को इस वक्त नापा जा रहा है। मीर साहब, ये सिचुएशन जितनी लंबी खींचती है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को उससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या होने वाला है? सियासत में कुछ भी पॉसिबल है,
और कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आज रियासत जम्मू कश्मीर के हमारे लोग बहुत सियासी तौर पर बालिग हो चुके हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का है, सबसे बड़ा रोल इन चैनल्स का है, अखबारों का है और सोशल मीडिया का है। आज तो हर एक चीज़ हर एक गांव में, हर एक फर्द तक, हर एक वोटर तक पहुंच रहा है। अब लोगों को कोई धोखा नहीं दे सकता है, अब लोगों को कोई झूठ नहीं बोल सकता है। इसलिए जो कुछ ये सिचुएशन पनप रही है, जो डेवलप हो रही है, जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है, इसके लिए द बेस्ट जज हमारे रियासत के लोग, वो जो फैसला करेंगे मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी उसको लबैक करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी। चलिए, जो सिचुएशन है इस समय स्टेट में, क्या कांग्रेस इस फेवर में है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए? क्योंकि कुछ ऑपोजिशन पार्टियां जमहूरियत में जो ये डिमांड करे वो भी पब्लिक के नज़र में कल कसूरवार माना जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसी गलती नहीं करेगा। लोगों ने वोट दिए हैं, उन्होंने नुमाइंदे दिए हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी है सरकार देने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, पहले वो बोलें, पहले वो फैसला लें। क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है ये कहना कि ठीक है जी, अगर सरकार नहीं बनती है तो चलो डिसॉल्व करो, वो करो। कांग्रेस इस फेवर में नहीं है कि विधानसभा को भंग किया जाए। देखिए ये कहना बड़ा आसान है, मगर इसकी कल जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? फिलहाल तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है ही नहीं कि मैं कहूं कि सरकार बनाओ या मत बनाओ, या असेंबली डिसॉल्व करो। टू मैक्सिमम एक टाइम फ्रेम तो होना चाहिए, पता तो चले कि कब सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी। मैं सुरेंद्र जी इसीलिए कह रहा हूँ, ये बदकिस्मती है जो रियासत और रियासत के लोगों को ये टाइम देखना पड़ रहा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छे सिम्टम्स नहीं है। कुर्सी की तो अलग बात है, किसके किस्मत में होगी, कौन बनाता है, मगर हमारा जो कंपोजिशन है स्टेट का, और उस स्टेट के कंपोजिशन के हिसाब से ये जिन लीडरों के ऊपर जिम्मेदारी इस चीज़ को संभालने की, अगर वो नहीं संभाल रहे हैं, वो न सिर्फ कुर्सी को ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि रियासत के लोगों में भी एक मौका फिर से नुकसान करने का दे रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं जो आज हो रही है। हम तो सिंपल कुर्सी की बात कर रहे हैं कि चलो किसके हक में जाएगी, किसको बैठेगी, मगर जो कंपोजिशन है स्टेट की, जो हालात है, जिस तरह का बॉर्डर स्टेट है हमारा, तो इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इस रियासत की बागडोर संभालना। फिलहाल कांग्रेस किसी भी बात को लेकर अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। हम तो मदरली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है, और हमें कहा भी जाता है देश में सबसे ज़्यादा टाइम कांग्रेस ने रूल किया, मगर देश इसमें कांग्रेस के ऊपर देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जो हम समझते हैं। हम सीजनल पार्टी नहीं है, कोई झूठ सच बोल करके थोड़ी देर डाबरी बजा करके 300 सीटें ले लें। हमने बहुत देखा है, हमने 450 भी लिए, हम इस वक्त 44 पर भी है, मगर 44 पर होकर भी जो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी का रोल निभा रही है, जो हमारी जिम्मेदारी है देश के प्रति, वो हम बाज़ाब्ता फील कर रहे हैं, और उसी तरह से स्टेट में जो हमारा रोल है हम उसको बखूबी जिम्मेदारी के साथ में निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये नहीं है कि बस फटाफट कोई तरीका निकल जाए तो हम कुर्सी पर बैठ जाएं। मीर साहब, हालांकि ये एक बड़ा इमोशनल मौका था और दुख का मौका था कि जब मुफ्ती साहब का निधन हुआ और उसके बाद सोनिया गांधी जी का विजिट हुआ और महबूबा जी के साथ मुलाकात भी हुई, लेकिन कुछ इसके पॉलिटिकल कैलकुलेशंस भी देखे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप कुल मिलाकर है तो पॉलिटिकल रिश्ते ही जी, पॉलिटिकल रिश्ते हैं, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब इस वक्त भी मतलब रियासत के चीफ मिनिस्टर थे। मेरा ये सवाल इसलिए था कि आपने कहा कि कांग्रेस किसी तरह से कोई पेशरफ्त नहीं कर रही, कोई हलचल नहीं कर रही, सिर्फ हालात पर नजर रखी जा रही है। ये इसलिए कि ये कहीं पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तलाशने की भी कोशिश, वो हमने रिपीटेडली क्लियर किया और रियासत के लोग जानते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की जो सियासी ज़िंदगी जितनी भी उनकी रही, उसका 90% उन्होंने कांग्रेस से शुरू किया, कांग्रेस में गुजारा, और कांग्रेस के वो
सबसे लंबे टाइम तक और सबसे बुरे हालात में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे, और जिन पीरियड में ये कहा जा रहा है कि तिनका उन्होंने भी जमा किया, तो वो एक कंट्रीब्यूटरी रोल है उनका देश के लिए, कांग्रेस के लिए और रियासत के लिए। और फिर यूनियन होम मिनिस्टर तक बने हैं, फिर कांग्रेस के टाइम पर वो यूनियन टूरिज़्म मिनिस्टर रहे। तो मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर या कश्मीर के अंदर का उसके बराबर के कद का शायद अभी तक कोई कांग्रेस लीडर पैदा नहीं हुआ है, और जो रिलेशंस उसके साथ रही हैं, सियासी डिफरेंसेस अलग हैं। और आज जम्मू कश्मीर के लोग ये भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जिस पार्टी के साथ में मुफ्ती मोहम्मद सईद इस वक्त हाथ मिलाए बैठे थे, सरकार चला रहे थे, और मेरे ख्याल से लास्ट स्पीच जो आपके चैनल्स पर हमने देखा, जब उन्होंने खुद अपनी ज़बानी कहा कि मैंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया, देवेगौड़ा के साथ, वीपी सिंह के साथ, और पता नहीं कितने नाम लिए, मगर उनमें से अभी तक मैंने सबसे बेस्ट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखा। ये उनकी अगर नियत थी या रिक्वायरमेंट थी। और मेरा एक सवाल है ज़ाती तौर पर, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब 24 दिसंबर को रेफ़र हुए दिल्ली अलील हालत में, और 16 दिन वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में पड़े रहे। देश के कोने कोने से लोग कहीं ना कहीं तरीके से कनेक्ट हुए, जिनसे भी वो वाबस्ता रहे थे। देश का प्रधानमंत्री 500 मीटर दूर रहता है वहाँ से। क्या उस देश के प्रधानमंत्री को 16 दिन में 16 सेकंड फुर्सत नहीं आई? इतने बड़े सियासी कद के आदमी को इस हालत में वहाँ पर जाकर देख भी सकते थे? क्या ये बनता नहीं था इंसानियती फ़र्ज? और उसका ऑब्लिगेटरी रोल भी था। मुफ्ती मोहम्मद सईद एक शख्सियत नहीं थे वहाँ पर, वो इस वक्त जम्मू कश्मीर था। तो कितनी सेंसेशन उन्होंने बरती उस पर। यही कुछ आकलन हो रहे हैं। उसके मुकाबले में सोनिया गांधी या उनका परिवार, राहुल गांधी जी, वो खुद यहाँ नहीं थे देश में, मगर जहाँ कहीं भी थे, मेरे नॉलेज के मुताबिक वो अपने हिसाब से इन टच थे उनके परिवार से, हालचाल पूछ रहे थे। और देन कांग्रेस पार्टी का रोल कहिए या सोनिया गांधी जी का इंसानियती एक तरीका देख लीजिए, चूँकि वो इस वक्त अलायंस में नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भी गई, और वो फ्यूनरल के बजाय चहारुम के दिन पर परिवार के ज़रिए, परिवार को तो तज़ियत था ही, मगर परिवार को हाज़िरी देने के ज़रिए सोनिया गांधी जी का एक बड़ा मैसेज था उसके पीछे। वो मैसेज था रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि कभी भी किसी भी वक्त आपके ऊपर कोई सदमा, कोई आफत, कोई परेशानी आती है, इट इज़ कांग्रेस पार्टी, इट इज़ सोनिया गांधी, मेरा परिवार हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिला। बतौर पॉलिटिकल पार्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आप इस बात को तो खारिज कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं मीडिया में और तमाम जो जानकार हैं, चर्चा हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके बीच में ये बात ज़रूर है कि इसके एक पॉलिटिकल जो परमिटेशन कम्बिनेशन है वो भी निकाले जा रहे हैं। दूसरा एक और बात, जैसा आपने कहा कि जाहिर है कि ये कुछ बातें हैं शायद जिसकी वजह से ये भी माना जा रहा है कि नाराज़गी है पीडीपी की या महबूबा मुफ्ती की बीजेपी के प्रति, जो जिस तरफ अभी आपने इशारा किया। मीर साहब, तमाम बातों पर चर्चा के लिए और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे आज हमारे साथ गुलाम अहमद मीर साहब, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, और राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा, और इसके साथ साथ ही कांग्रेस इन पूरे हालात पर किस तरह से नज़र बनाए हुए हैं, क्या कुछ भूमिका वो निभा सकती है, उस पर उन्होंने बात रखी। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।